अस्सलाम वालेकुम मुबीन। चलो, जितनी देर में अभी मनोर नहीं ज्वाइन कर रही, आप इस स्लाइड को एक दफ़ा जो है ना रिवाइज कर लो। आज हम एक आधा क्वेश्चन करेंगे उसमें। ये इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है इस सारे सेक्शन को, तो ये आप याद कर लो थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम मनोर। चलें, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। और ये कल हमने पढ़ लिया था डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंस। ठीक है, ये सेक्शन 60D है। उसके बाद हमने एक सेक्शन पढ़ा था जो कि 61 था। ये बेसिकली क्या था, टैक्स क्रेडिट था। ये टैक्स क्रेडिट जो था, इसमें हमने पढ़ा था कि एक तो ये टैक्स क्रेडिट जो है वो अ, ये हमने टैक्स क्रेडिट वाला पढ़ लिया था, आई थिंक पढ़ा था। अ पर्सन, ठीक है। पर्सन से मुराद तो आपको पता है कि उसमें तीनों आ सकते हैं। उसमें कंपनी भी आ सकती है, एओपी भी आ सकता है, इंडिविजुअल भी आ सकता है। शैल बी इंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट फॉर अ टैक्स ईयर फॉर एन अमाउंट, अगर उसने कोई अमाउंट पे की है या प्रॉपर्टी दी है एज डोनेशन, डोनेशन की सूरत में, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की सूरत में, या सब्सक्रिप्शन की सूरत में। तो देनी किसको है? एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कोई भी एजुकेशन का बोर्ड जो है या कोई यूनिवर्सिटी है उसको दी है, जो कि इस्टेब्लिश हुई है पाकिस्तान में बाय फेडरल और प्रोविंशियल लॉ। ठीक है, हुकूमत ने मतलब कि उसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी तालीमी इदारा, हॉस्पिटल, रिलीफ फंड इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान बाय फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद हमने कहा एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्सन एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन जो है वो 100C। ठीक है, 100C एक सेक्शन है जिसके अंदर बताया गया है कि ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, इनको आप जो है ना वो जब डोनेशंस दोगे तो उसकी वजह से आपको एक टैक्स क्रेडिट मिल सकता है जो चैरिटेबल डोनेशंस के ऊपर आपको मिलता है। ठीक है, फिर बताया गया है एंटिटीज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और फंड्स के बारे में, जो कि मेंशन किया गया है 13 स्केड्यूल ऑफ ऑर्डिनेंस, मतलब कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन सी में आपको मिलेंगी, कुछ नॉन सॉरी जो है एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशन और फंड्स के नाम आपको मिलेंगे सेक्शन 13 में। ठीक है, सॉरी स्केड्यूल 13 में। ये वो लिस्ट है जिनके ऊपर जो है ना आपको, अगर यहाँ पे डोनेशन करते हो तो आपको चैरिटेबल डोनेशन की बेस के ऊपर जो है वो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं सिग्नल पे रुके हैं और वहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और उसने आपसे पैसे मांगे हैं इस सिग्नल के ऊपर, तो आपने अगर उसको कोई पैसे दिए हैं तो आप उसकी बेस के ऊपर ये नहीं कह सकते कि मुझे टैक्स क्रेडिट दिया जाए। टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा? जब आपने डोनेशन दी है या आपने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन या सब्सक्रिप्शन की है, इन चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को अवेल करते हुए। इन लोगों को अगर आप डोनेशन दोगे तो फिर आपको मिलेगा टैक्स क्रेडिट। अच्छा, इसके टैक्स क्रेडिट का फॉर्मूला क्या है? इसके टैक्स क्रेडिट का फॉर्मूला है ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, सो ए और बी तो बहुत आसान है। ए आपको कहाँ से मिलेगा? ए जो आपको मिलेगा वो सिंपल मिलेगा, टैक्स पेएबल की अमाउंट जो है वो आपका ए बन जाएगा। ठीक है,
और ये टैक्स पेएबल की अमाउंट क्या होगी, किसी भी टैक्स क्रेडिट के अलाउंस को लेने से पहले जो आपके पास, आपने बेसिकली रेट जब अप्लाई करना है, रेट अप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी वो टैक्स पेएबल की अमाउंट आ रही होगी। इसमें से भी आपने कोई भी टैक्स क्रेडिट नहीं डिडक्ट करना, तो जो रेट के बाद वैल्यू आएगी वो आपका क्या कहलाएगा, ए। ठीक है। उसके बाद बी हमारे पास क्या है, तो बी जो है वो हमारे पास है जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट है। ठीक है। इज द पर्सन टैक्सेबल अमाउंट फॉर द टैक्स ईयर, ये बी आ गया आपके पास। अब सी की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा था सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। सी में आपने लोअर देखनी है वैल्यू। ठीक है। लोअर किसकी देखनी है, एक तो आपके पास वैल्यू होगी द अमाउंट ऑफ डोनेशन इन द ईयर इंक्लूडिंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गिवन। ठीक है। कहता है एक तो जो आपने असल में डोनेशन की है, ठीक है, असल में जो डोनेशन की है इसकी वैल्यू लेनी है। अब ये इसकी वैल्यू कैसे होगी, एक तो अगर पैसों की सूरत में होगी तो मनी आपके पास उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आपने पैसों की सूरत में दी है डोनेशन, और एक अगर आपने प्रॉपर्टी की सूरत में दी है तो फिर आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी की सूरत में। ठीक है, मतलब कि आपको अगर तो आपने बैंक से पेमेंट की है तो आपके पास वैल्यू होगी मैंने इतने पैसे दिए हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी दे दिया, आपने अपने घर कोई वैन करी थी, वो किसी हॉस्पिटल को दे दी कि वो इसको एज एम्बुलेंस यूज कर लें, तो उस वैन की जो वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू है, आप उसको लोगे। ठीक है। आपने कोई लैंड जो है वो दे दी कि भाई ईदी वालों को कि भैया हम, मेरी तरफ से आपको आप जो है ना वो दे दी गई है, तो उस लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू आप देखोगे। तो सबसे पहला तो कंपैरिजन जो हमने करना है कि लोअर ऑफ कौन सी वैल्यूज का, उसमें सबसे पहले होगा जो अमाउंट ऑफ डोनेशन, जो आपने डोनेशन की है उसकी अमाउंट कितनी है। ठीक है। उसके बाद है वेयर द पर्सन इज एन इंडिविजुअल और एओपी। अगर तो वो पर्सन जो है वो इंडिविजुअल है या एओपी है तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम आपने निकाल लेनी है, और अगर वो कंपनी है तो 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम निकाल। ठीक है। यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था आई थिंक, और आपने एक छोटा सा मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया था, शायद वो भी किया था। खैर आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब ये एक और चीज आ गई है। अब देखो, ये बंदा है, ठीक है, ये है असलम, ठीक है, और ये है नासिर, हम इसी तरह लिखते हैं। अच्छा, और ये है हारून। ठीक है, ये तीन लोग हैं। असलम जो है वो क्या है कि उसने देना है, डोनेशन को देनी है डोनेशन, तो ये डोनेशन देना चाह रहा है। इसके बाद दो ऑप्शन है। ठीक है। एक तो ये नासिर को डोनेशन दे सकता है जिसको ये जो है ना वो नहीं जानता, मतलब ये अनजान बंदा है नासिर। और एक इसके पास है हारून, ये इसको भी डोनेशन दे सकता है, ये क्या है, जानने वाला है इसका। ठीक है। अब ये हारून को देगा या नासिर को देगा, इन दोनों की ट्रीटमेंट अलग है। कल जो हमने पढ़ा था, ये जो बी पॉइंट पढ़ा था, इसमें हमने कहा था कि अगर इंडिविजुअल है, मतलब हम असलम की बात कर रहे हैं जो डोनेशन दे रहा है, ठीक है, तो अगर वो इंडिविजुअल है या एओपी है तो 30% ऑफ उसकी टैक्सेबल इनकम ले लेनी है। अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर ये इसने डोनेशन दी है अपने किसी जानने वाले को, मतलब ये इसने डोनेशन दे दी है हारून को और वो इसके जानने वाला है, बहुत करीबी बंदा है, तो फिर इस केस में सी क्या होगा, एंड इंडिविजुअल और एओपी के लिए ये हो जाएगा 15%, और कंपनी के लिए ये हो जाएगा 10%। क्यों, क्योंकि इसने अमाउंट या प्रॉपर्टी डोनेट की है एसोसिएट की सूरत में। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, इसको 15 और 10 में कर देना। मतलब अगर आप किसी जानने वाले बंदे को दोगे कोई डोनेशन, और चाहे वो उस लिस्ट में आ रहा हो जो अभी हमने पीछे 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, वो स्टिल अगर उस लिस्ट में आ रहा है तो आपने उसको डोनेशन दे दी, तो आपको जो टैक्स क्रेडिट मिलना था
उसमें कंपैरिजन के लिए जो आपने ये देखना था कि इंडिविजुअल और एओपी के केस में पहले हम 30% लेते थे, अब क्योंकि एसोसिएट ने दी है डोनेशन तो वो 15% रह जाएगा। और कंपनी के सूरत में अगर कंपनी किसी के एसोसिएट है उसने उसको डोनेशन दिया है तो 10% रह जाएगा। ठीक है। और अगर आप ये असलम जो है ये नासिर को देता है जो कि अनजान बंदा है और इसका नाम उस लिस्ट में आ रहा है कि इसको अगर आप डोनेशन देते हो तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो आपने टैक्स क्रेडिट के वक्त एक तो वो वैल्यू ले लेनी है अमाउंट ऑफ डोनेशन, और दूसरा क्या ले लेना है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एओपी, और अगर आप कंपनी ये डोनेशन दे रही है तो 20%। ये बात थोड़ी सी समझ आई है आपको? नहीं समझ आई तो आगे चल के अभी मजीद क्लियर करूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ समझ आई है तो बता दूं। चले आगे चलते। ठीक है, तो ये सी से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशन थी ना ये उसके बारे में बात होगी। अच्छा, जो डोनेशन दे रहा है जैसे असलम डोनेशन दे रहा है ना तो इसको कहते हैं डोनर। ठीक है। और जो डोनेशन ले रहा होता है ना इसको कहते हैं डोनी। ये भी डोनी है, ये भी डोनी। तो ये भी आपने बात याद रखनी। अच्छा, अदर कंसिडरेशन में लिखा आ रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी शैल बी डिटरमिन एट द टाइम ऑफ गिवन। वो कहता है जिस टाइम आपने कोई प्रॉपर्टी दी तो उस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। ठीक है, ये नहीं करना कि आपने आज से 20 साल पहले खरीदी है एक ज़मीन 50,000 की, और आज जब आप डोनेट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू है 2 करोड़, तो आप कहोगे नहीं मैं कम वैल्यू लूँ, तो मैं फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना जब मैंने खरीदी थी उस टाइम की ले लूँ। नहीं, जिस टाइम आपने डोनेशन दी है प्रॉपर्टी की सूरत में तो एट द टाइम ऑफ गिवन आप उस टाइम लोगे कि फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की क्या है। अच्छा, कैश पेड विल ओनली क्वालिफाइड फॉर टैक्स क्रेडिट इफ अमाउंट पेड इज बाय क्रॉस चेक। वो कहता है अगर आपने पैसों के सूरत में देना है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्रॉस चेक के थ्रू दोगे तो फिर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं क्रॉस चेक और बैंकिंग चैनल वाली बात को, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि गिफ्ट की सूरत में कैसे करना है, लोन की सूरत में कैसे करना है, क्रॉस चेक के साथ कौन दे सकता है, बैंकिंग चैनल के साथ कौन दे सकता है। यहाँ पे इसको कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपने डोनेशन दी है और उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो, उसके ऊपर अपने टैक्स की अमाउंट में डिस्काउंट लेना चाहते हो, तो पैसों की सूरत में अगर आपने डोनेट करना है तो सिर्फ एक ऑप्शन है कि क्रॉस चेक के थ्रू डोनेट करो। सिंपल इज दिस। ठीक है। अब ये आपके आसानी के लिए मैंने थोड़ा सा जो है ना वो ये काम किया कि आपको याद रहे। चलो, उसको ज़रा इतनी जो मेहनत की है उसको ज़रा सही करके चलते हैं। ये डोनर था पिछले केस में, असलम इसका नाम था। ठीक है। ये एक बंदे को दे सकता था पैसे, उस बंदे का नाम आई थिंक नासर था जो कि एसोसिएट नहीं है। ठीक है। और एक को बंदे को ये दे सकता था जिसका नाम आई थिंक हारून था, और ये क्या है एसोसिएट। एसोसिएट क्या होता है? एसोसिएट की डेफिनेशन जो है वो आप लोगों का आज का होमवर्क है। ठीक है। आई थिंक चैप्टर 5 है, उसके अंदर ये लिखा हुआ होगा कि एसोसिएट कौन होता है। ठीक है। अभी हम सिंपल ये कहते हैं कि एसोसिएट वो है जो जानने वाला है, और ये कौन है? अनजान है। ठीक है, अभी सिंपल रखते हैं, बाद में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। मतलब ये आपका जो है ना करीबी बंदा है, इसके साथ आपका कोई ना कोई ताल्लुक बन रहा है, ये आपके साथ किसी ना किसी तरह एसोसिएट है। ठीक है। ये कौन है? ये अनजान है, इसके साथ आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो अगर डोनर जो है वो ऐसे बंदे को डोनेशन देता है जो उससे अनजान है, मतलब उसका जानने वाला नहीं है, तो डोनर ने क्या करना है? अगर तो डोनर है एओपी या इंडिविजुअल, तो उसने जब वो कंपैरिजन करना है ना तो वहाँ पे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम लेना है। और अगर है डोनर आपका कंपनी तो उसने वहाँ पे 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम लेना है। लेकिन जब वो एसोसिएट को दे रहा है तो डोनर अगर तो इंडिविजुअल या एओपी है तो उसने क्या करना है? 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम लेना है, और डोनर अगर कंपनी है तो उसने 10% ऑफ टैक्सेबल इनकम लेना। ये बात याद रहेगी। इसकी पिक्चर बना लो, बनानी है तो फिर आगे चलते हैं।
चलें आगे। ठीक है मानूर, आगे चलें। मुबीन का तो आ गया, ओके। आप भी बता दो जल्दी से। चलें। अब एक और जो है ना, वो टैक्स क्रेडिट पे हम बात करने लगे। ये टैक्स क्रेडिट क्या है? ये टैक्स क्रेडिट जो है ना, ये नीचे जो आपको बुजुर्ग नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली इनके लिए। ये टैक्स क्रेडिट तब मिलता है जब आप कंट्रीब्यूट करते हो अप्रूव्ड पेंशन फंड में, ठीक है। फंड क्या होता है कि एक पूल सा बनाया गया होता है, पूल ऑफ मनी कह लो, ठीक है। और ये अप्रूव्ड होता है, ठीक है। इसमें लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते रहते हैं एज पेंशन, समझते हैं आगे चल के, खैर प्रोविजंस पढ़ते हैं। ये सेक्शन 63 में आता है। तो एक सेकंड, जस्ट एक सेक्शन 63 जो है ये कहता है कि एन एलिजिबल पर्सन, ठीक है, कोई भी बंदा जो एलिजिबल है, अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी और बिजनेस, अगर वो इनकम कमा रहा है फ्रॉम सैलरी या बिजनेस से, शेल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब क्या है? दो सूरतों में आपको मिलेगा, अगर आप सैलरी से इनकम कमा रहे हो या बिजनेस से इनकम कमा रहे हो, आपको एक टैक्स क्रेडिट मिल सकता है फॉर प्रीमियम पेड इन अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर द वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। अगर आपने कुछ अमाउंट जमा करवाई है, प्रीमियम दिया है, किसमें दिया है? अप्रूव्ड पेंशन फंड में, जो कि बना हुआ होगा वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 के तहत, तो आपको एक जो है ना वो मिल सकता है डिस्काउंट टैक्स में, जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड के सूरत में टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। अब आ जाती है बात कि एलिजिबल पर्सन कौन है। ये जो बात हुई एलिजिबल पर्सन, एलिजिबल पर्सन का मतलब ये है कि एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी, एक ऐसा पाकिस्तानी जो आदमी है, या तो वो मर्द होगा या औरत होगी तो इंडिविजुअल कहलाएगा, हु होल्ड्स अ वैलिड एनटीएन, ठीक है, एनटीएन है उसके पास, नेशनल टैक्स नंबर है उसके पास, और कंप्यूटराइज सी एनआईसी है उसके पास, और एनआईसी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी इशूड बाय नादरा, ठीक है। जो बाहर बैठे हुए हैं उनको भी ओवरसीज पाकिस्तानी को भी मिल रहा होता है, मतलब वो सिटीजन पाकिस्तान के नहीं है इस टाइम, लेकिन उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की होनी चाहिए, वो क्या कहलाएंगे? एलिजिबल पाकिस्तानी कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, अप्रूव्ड पेंशन फंड क्या होता है? जो हमने यहाँ पे बात की कि ये अगर प्रीमियम दें अप्रूव्ड पेंशन फंड में, तो ये अप्रूव्ड पेंशन फंड क्या होता है? इसका मतलब होता है पेंशन फंड अप्रूव्ड बाय एससीसीपी अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। ये जो भी हमने बात की 2005 में, ठीक है। एससीसीपी के पास से अप्रूवल लेनी पड़ती है फंड्स को इस लॉ के मुताबिक, तो फिर वो कहलाता है अप्रूव्ड पेंशन फंड। ये आपको टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा? तो सेम फार्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। ए भी वही होगा, ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बी भी वही होगा, टैक्सेबल अमाउंट, कोई मसला नहीं है। सी चेंज होगा, सी चेंज होगा, सी देख लेते हैं। सी इज लोअर ऑफ, सी इज अगेन लोअर ऑफ। सी जब आपने वैल्यू पिक करनी है तो आपने पहले कंपैरिजन करना है लोअर ऑफ का। दी प्रीमियम पेड बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर, प्रीमियम क्या, उसने जितने भी पैसे कंट्रीब्यूशन दी है पेंशन फंड के अंदर पूरे साल में, तो उसकी अमाउंट ले लो आप। पिछले केस में क्या था, आपने जितनी एक्चुअल में डोनेशन की है उसकी अमाउंट ले लो। यहाँ पे क्या है, जितना हमने प्रीमियम पे किया उसकी अमाउंट ले लो।
नंबर टू क्या है, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर। अच्छा, अब आप यहाँ पे पूछोगे सर वहां पे तो एओपी और कंपनी की भी बात थी और इंडिविजुअल की भी बात थी, यहाँ पे सीधी सीधी उसने 20% की बात कर दी है। तो हमने भी पिछली स्लाइड में पढ़ा कि वो बंदा क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, मर्द या औरत होगी, ठीक है, जिसका सीएनआईसी होगा। तो देखो बच्चों, सीएनआईसी ना तो कंपनी का होता है, ना वो किसी एओपी का होता है। दूसरा हमने बात की कि उस इंडिविजुअल की जो है ना, वो या तो सैलरी इनकम हो, तो सैलरी इनकम ना तो किसी कंपनी की होती है ना तो किसी एओपी की होती है। आपने कभी सुना कि वो कंपनी मैकडोनल्ड में काम कर रही है, जॉब कर रही है? नहीं, कंपनी या एओपी खुद जॉब नहीं करते, लोग वहां पे जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सेक्शन किस लिए, ये आम लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। और पेंशन किसको मिल रही है, कभी सुना है कि किसी कंपनी को पेंशन मिल रही हो? नहीं, हम लोगों की बात कर रहे हैं, ये सेक्शन स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जिक्र भी सिर्फ ये हो रहा है कि 20% आपने टैक्सेबल इनकम का ले लेना है और वो इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम का होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात है थोड़ी सी मुश्किल। इसको भी हम रखते हैं साइड पे, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अदर कंसिडरेशन को छोड़ के हम ना इसको आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, एक एक काम और करते हैं, आपके पास अगर तो वो नहीं है, ये सेक्शन 63 जो है, ये क्या है, अप्रूव पेंशन फंड वाला, ठीक है। इसमें सी कैसे कैलकुलेट करना है, इसको अपने पास पेपर पे नोट कर लो या यहाँ से पिक्चर ले लो जल्दी से। मुबीन, ये रेट याद रखने होंगे, ये वाले पेपर में दिए होंगे। ले लिए पिक्चर? मुबीन आपने और मानूर आपने दोनों ने अगर पिक्चर ले लिया तो मुझे बताएं। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कि आपने सी कैसे कैलकुलेट करना है। ये भी बेसिकली सी की कैलकुलेशन के लिए था ना, ये आपने पहले पिक्चर ले ली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये वाला क्वेश्चन बच्चों अटेम्प्ट करो। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना है, नीट अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मुझे पिक्चर शेयर करनी है।
बेटे एक दफ़ा दोबारा ज्वाइन कर लो, मुबीन एक दफ़ा दोबारा ज्वाइन, आपका अगर सही आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सही आ रही तो एक दफ़ा दोबारा ज्वाइन कर लो। चलें सही है। मुबीन आप जब कर लो तो मुझे जो है ना पिक्चर भेज देना, वो बता दूँगा। तो कुछ थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया है, कहाँ पहुँचे हो? सही है। मानूर आप किधर तक पहुँचे हो?
तो सॉफ्ट में बुक पढ़ी है आपके पास आई कैब की? पढ़ी है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, अगर कहीं पढ़ी है तो। एक सेकंड, मैंने एक चीज़ देखी, मेरे इस सिस्टम में नहीं पढ़ी हुई, दूसरे system। तो मुबीन अगर कर लिया, जितना भी कर लिया है शेयर कर दो आप, जितना भी आप लोगों ने कर लिया। मानू का तो आई थिंक नेट का इशू है, तो क्लास में नहीं है। आप मुबीन कर दो, जितना भी कर लिया आपने शेयर कर दो। अच्छा मुबीन, आपने एजुकेशनल अलाउंस जो है, ये इसकी कैलकुलेशन कैसे की है? इसकी वर्किंग इसकी नहीं की कहीं पे? इसकी भी वर्किंग होनी थी ना वहाँ से, क्योंकि इसके अंदर भी कंपैरिजन आ रहा है, तो वो वर्किंग हमने शो करनी है, वो आपने नहीं की। ठीक है, फिर आपने टैक्स क्रेडिट जो लिखे हैं उनकी भी वर्किंग जो है वो दोनों की है, उनको भी आपने ना सम करके अगर तो लिखना था, तो फिर आपको ना आगे वर्किंग रेफर करनी थी आपने। अदरवाइज इन दोनों के अलग अलग वर्किंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, कि मतलब दो दफ़ा टैक्स क्रेडिट लिखो और आगे उसके आगे या तो सेक्शन लिख दो, या आप उसके आगे लिख दो कि ये जो है ये वाला टैक्स क्रेडिट है और ये वाला ये टैक्स क्रेडिट है, आगे उनके अंदर आगे जो है ना उसको रेफर करना है आपने वर्किंग वन और वर्किंग टू के साथ। उसी तरह ये जो एजुकेशनल अलाउंस था, इसके लिए आपने एक अलग वर्किंग करनी थी, उसको जो है ना रेफर करना था। अच्छा चलें, ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं तो मजीद पता चलेगा। मनूर आप भी भेजो,
जितना भी किया भेज दो, टाइम नहीं है अब, हमारे पास 13 मिनट रह गए हैं, मैंने ये पूरा सॉल्व करवाना है, तो जितना भी किया बस पिक्चर भेजें एक दफ़ा, मैं देखना चाहता हूँ। बाकी मुबीन आपने सही किया है, प्रेजेंटेशन अच्छी है। बाकी अभी हम करते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या करना है। मानो का आपने तो अभी सिर्फ दो चीज़ें लिखी हैं। चलें, खैर कोई बात नहीं, हम इसको अटेम्प्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, और ये मैं बार बार बताता रहूँगा, लेकिन आपने हमेशा याद रखना है, ये एग्जाम्स के कुछ ट्रिक्स होते हैं। सबसे पहले ना आपने ये रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है। रिक्वायरमेंट आपको बता रही है कि आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और टैक्स ईयर कौन सा है, 2013 का है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपसे, वो मांगना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, और किस टैक्स ईयर की बात हो रही है। अब आ जाओ बाकी क्वेश्चन के कंटेंट के ऊपर। वो कहता है कि मिस्टर यासिर के नाम से पता लग रहा है कि इंडिविजुअल है, हैज डिस्क्लोज्ड टोटल इनकम। टोटल इनकम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। टोटल इनकम बताइए उसने कितनी है, 1.4 मिलियन फॉर टैक्स ईयर 2013। एंड पेड ज़कात ऑफ 2 लाख, उसने ज़कात दी है 2 लाख की, ठीक है। अच्छा, ही हैज फर्दर डिस्क्लोज द फॉलोइंग, उसने फर्दर आपको कुछ चीजें बताई हैं। ही पेड 70,000 फॉर एजुकेशनल एक्सपेंस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस, ठीक है। सो ये क्या है, क्या ये टैक्स क्रेडिट है? नहीं, ये डिडक्टिबल अलाउंस है, ठीक है। ये क्या है, ज़कात, ये भी डिडक्टिबल अलाउंस है। अच्छा, आगे उसने कहा है ही हैज मेड डोनेशन ऑफ ₹50,000 टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्रॉस चेक के थ्रू उसने पेमेंट की है। तो इसको डोनेशन क्योंकि इसने की है, तो इसको क्या मिल सकता है, टैक्स क्रेडिट। ही कंट्रीब्यूटेड 70,000 इन अप्रूव्ड पेंशन फंड। अप्रूव्ड पेंशन फंड में जब आप कंट्रीब्यूट करते हो या उसमें प्रीमियम पे कर रहे होते हो, तो आपको टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो टैक्स क्रेडिट्स आ गए, दो हमारे पास जो है ना वो डिडक्टिबल अलाउंसेस आ गए, ठीक है। प्रेजेंटेशन का स्टार्ट करते हैं, जगह कम है तो है, मैं ये वाली जगह जो है ये वर्किंग के लिए रख लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मिस्टर यासिर हैं, ठीक है। हमने मालूम क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, और टैक्स ईयर कौन सा है, 2013। ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन के ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गई है टोटल इनकम। अब पहले अगर यहाँ पे कुछ ब्रेकअप होता तो हमें पता होता कि इतनी इनकम फ्रॉम सैलरी है, इतनी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। यहाँ पे वो नहीं है हमारे पास टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम कितनी है, 1400,000। टोटल इनकम। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा याद करो, सर मेरी क्लास 3 बार ड्रॉप हुई है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आप मानूर सर देखते तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें से ना हमने जब ये डिडक्टिबल अलाउंसेस लेस करने हैं तो हम पहुंचेंगे टैक्सेबल इनकम के ऊपर, ठीक है। हम टैक्सेबल इनकम के ऊपर कैसे पहुंचेंगे, जब हम इस अमाउंट में से डिडक्टिबल अलाउंसेस लेस करेंगे, ठीक है। अब ज़कात का तो सीधा सीधा है, ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। ज़कात सीधी सीधी आपको जो है ना वो आपको पता है कि जितनी ज़कात दी है उसको हम कर सकते हैं, तो ज़कात तो सीधी सीधी लेस हो जाएगी। ज़कात लेस होगी, उसने ज़कात पे की है 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए उसने पे किया है, बाकी उसके पास कितनी बच गई, बाकी अमाउंट उसके पास बच गई इतनी। अब हमने जब बात की थी ना कि एजुकेशनल एक्सपेंस के ऊपर जब आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें देखनी होती थी। उसके लिए हमें फॉर्मूला था हमारे पास, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो ये हमने करना था, तो हम वर्किंग वन करते हैं। ये हमने करना था ना, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, के नहीं करना था।
इस केस में तो नहीं करना था, क्या करना था? ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी तो हम टैक्स क्रेडिट के केस में नहीं करते, ये तो अभी हम वर्किंग कर रहे हैं अपने ये वाले एजुकेशन एक्सपेंस की। तो एजुकेशन एक्सपेंस की परवीन जरा याद करो, ठीक है। एजुकेशन एक्सपेंस की परवीन पे चलते हैं जल्दी से, और एजुकेशन एक्सपेंस की परवीन एक दफ़ा रिवाइज करते हुए, जल्दी 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 जल्दी, ये एजुकेशन एक्सपेंसेस के ऊपर डिडक्टेबल अलाउंस जो आपको मिलना है वो कैसे मिलना है कि अगर आपकी जो है ना वो टैक्सेबल इनकम जो है, किधर लिखा हुआ है, एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू डिडक्टेबल अमाउंट इफ द टैक्सेबल इनकम अगर आपकी कम है 1.5 मिलियन से। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्या इसमें हमारी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से कम है? तो अभी तो देखो ज़कात हमने लेस करके जब टैक्सेबल इनकम पे आए, हालांकि टैक्सेबल इनकम कब निकलती है, जब आप सारे डिडक्टेबल अलाउंस निकाल लेते हो, लेकिन इससे पहले एक ही अलाउंस हो रहा है हमारे पास, वो है ज़कात का। तो हम ज़कात लेस करके देख लेंगे कि हमारे पास बाकी टैक्सेबल अमाउंट कितनी बनती है। तो टैक्सेबल अमाउंट बन गई 1.2 मिलियन, तो वो 1.5 मिलियन से कम ही है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ज़कात, ठीक है। तो हमने ये तो खाना जो है टिक कर लिया कि भाई ये लग सकता है इसके ऊपर। अब ये अलाउंस कितना मिलना था? अलाउंस मिलना था 5% ऑफ विशन फी, ठीक है, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और एंड अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाई बाय 60,000 विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो हमने अब ये करना है जल्दी से। ठीक है, अब हमने वर्किंग वन करनी है, ये है हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंस की ऑन एजुकेशनल फी। ठीक है, मैं वर्किंग के ऊपर हेडिंग भी दे रहा हूँ कि ये मैं वर्किंग किस चीज़ की कर रहा हूँ, और दोबारा जब मैं यहाँ पे वो लिखूंगा तो मैं रेफर भी करूंगा वर्किंग को। अच्छा, अब ये मैंने डिडक्टेबल अलाउंस ऑन एजुकेशन फी जब निकालनी थी, तो सबसे पहले मैंने कंपैरिजन करना था कि ये कौन सी वैल्यू हो सकती है। ये लोअर वैल्यू होगी, ठीक है। आपने लोअर वैल्यू लेनी है। लोअर वैल्यू किसकी लेनी है? आपके पास जो है ना वो एजुकेशनल एक्सपेंस जो है वो कितने का है? एजुकेशनल एक्सपेंस आपके पास आ रहा है 70,000। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 5% ऑफ 70,000, ठीक है। इसका आंसर निकाल लो बच्चों। 5% ऑफ 70,000 इज इक्वल टू, फिर आपने दूसरे नंबर पे देखना था 25% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। तो वो टैक्सेबल अमाउंट कितनी है? 1.2 मिलियन की, ये वाली अमाउंट ये। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 लाख, आई थिंक। और तीसरा आपने कंपैरिजन क्या करना था कि जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं उनको 60,000 से मल्टीप्लाई कर देना था। 60,000 मल्टीप्लाई बाय इसके बच्चे कितने हैं? 2 हैं, तो ये आंसर आ गया आपका 1,20,000। अब इसमें से जो सबसे कम वाली वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है? लोअर ऑफ देखना था ना, ये वाली वैल्यू। सो हम इसको यहाँ पे लेंगे, लेस डिडक्टिबल अलाउंस ऑन एजुकेशन फी, ठीक है। ये कितना मिल गया हमें? इसके अलावा तो और कोई नहीं है हमारे पास जिसके ऊपर हमने कोई और किस्म का हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। यहाँ का आंसर आता है 1,196,500, ठीक है। ये आ गया आंसर। ये क्या है? हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई। ये कहाँ से हमारी फिगर आई थी? वर्किंग वन से, ठीक है। तो ये वर्किंग वन से आपका 3500 का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमने टैक्सेबल अमाउंट आ गई, अब हमने इसके ऊपर रेट लगाना है और इसकी जो है ना वो टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है।
तो टेबल वन के रेट लग जाएंगे। टेबल वन कौन सा था? नॉन सैलरीड इंडिविजुअल वाले रेट लगाओ इसके ऊपर बच्चों। अब ये 6 लाख से ज़्यादा है और 12 लाख से कम है। ठीक है, तो 6 लाख से ज़्यादा है तो 12 लाख से कम है, तो इसके ऊपर कौन सा लगना चाहिए? इसके ऊपर आई थिंक ये वाला लगेगा, 11965000 माइनस 6 लाख। इसके अंदर वो फिक्स वाली अमाउंट नहीं है, आई थिंक सीधा सीधा लगना है। और 15%। अब ये एक दफ़ा देख के मुझे बता दो, मुझे याद नहीं है ये। तो आपका जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो आएगी 89475। अच्छा, ये वाला आपने ना यहाँ पे वर्किंग पूरी करके दिखानी होती है कि मैंने ये कैसे निकाला है, टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकाल ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिक्स अमाउंट लिखते हो, प्लस जो डिफरेंस होता है वो लेके उसका 15% मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए। जमीन नहीं, ये नहीं आ रहा आपका। आई थिंक कुछ गलती कर रहे हो आप। 89475 आता है मेरे हिसाब से तो। चलो जल्दी से, अब हम बाकी वर्किंग करते हैं, ये बाद में देख लेंगे। अब हमने ये वाली अमाउंट जो है ना, इसी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। आपने ऐसे नहीं करना, मेरे पास तो जगह कम है तो मैं ये यहाँ पे भी लिखने लगा। मेरे पास अब जो है वो टैक्स लाइबिलिटी जो है, वो अमाउंट जो आ रही है, जो अभी टैक्स क्रेडिट से पहले आ रही है, वो कितनी आ रही है? 89475। ठीक है, अब इसमें से मैं लेस कर सकता हूँ टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स में लेस कर सकता हूँ। मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर दो टैक्स क्रेडिट्स हैं। एक है अंडर सेक्शन 61, आप यहाँ पे पूरी वो लिख सकते हो कि डोनेशन, चैरिटेबल डोनेशन टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो अंडर सेक्शन 61 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग टू। और एक है मेरे पास अंडर सेक्शन 63। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड जो है, उसके लिए मैं वर्किंग 3 करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मैं वो वैल्यूज लिखूँगा। मैं यहाँ पे ना वर्किंग 2 करने लगा हूँ। यहाँ पे वर्किंग 2 करने लगा हूँ। अब मुझे ये जो डोनेशन वाली टैक्स क्रेडिट का सेक्शन था 61 जो था, ये क्या कहता है कि आपने देखना है, एक तो क्रॉस चेक के थ्रू दिया हो, दूसरा अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे बताया गया है। अभी जाके दोबारा देखते हैं। ये हमें बताया गया है कि अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट फॉर अ टैक्स ईयर फॉर अमाउंट पेड और प्रॉपर्टी गिवन। ठीक है, अगर वो इन 4 लोगों में से किसी को देता है। हमारे क्वेश्चन में उसने दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और हमें लगता है ये 100C के अंदर होगा लिस्ट में। सो इसको हम, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे कि इसके ऊपर चैरिटेबल डोनेशन के हिसाब से जो है वो टैक्स क्रेडिट लेने की इजाज़त है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ए डिवाइडेड बाई बी ओवर, ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। इसको अब हमने सोल्व करना है। तो इसमें ए बी तो सिंपल थे। ठीक है, सी के लिए हमें कहा गया था कि आपने लोअर अमाउंट देखनी है। एक तो जितने की आपने डोनेशन दी है, नंबर 2 अगर वो इंडिविजुअल है और उसका कोई जानने वाला नहीं है तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो अभी हम जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि हमारे केस में इस क्वेश्चन के अंदर जो है, वापस वापस, अच्छा, इस केस के अंदर जब हम टैक्स क्रेडिट लेंगे तो हमने करना क्या है? हमने करना है ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। सो ए क्या है हमारे पास? ए बेसिकली हमारे पास है, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो आपने ले लेनी है, 89475 डिवाइडेड बाय बी क्या है? बी आपकी टैक्सेबल अमाउंट थी 1196,500, और मल्टीप्लाई बाय सी क्या है? तो सी इज lower of
ठीक है, जो आपका लोअर होगा वो आपने लेना है। सी क्या, किस किस का लोअर देखना है हमने, ठीक है। एक तो हमने देखना है सी, जो आपने लेना है वो आपने देखना है कि उसने एक्चुअल में डोनेशन कितनी दी है। तो उसने डोनेशन एक्चुअल में दी है 50,000, ठीक है। और 50,000 ले लें, लोअर देखना है 50,000 का। और दूसरी अमाउंट कौन सी है कि हमने देखना है 30% ऑफ जो हमारी टैक्सेबल अमाउंट है उसका हो 30%। तो ये कितना बनता है, जो भी बनता है इन दोनों में से लोअर वैल्यू को हमने यहाँ पे सी की जगह लिखना है, ठीक है। तो सी की जगह हम 50,000 ही लिखेंगे। आई बिलीव कि यही लोअर वाली वैल्यू होगी। तो उसके बाद आपके पास एक टैक्स क्रेडिट की अमाउंट आ जाएगी। ये टैक्स क्रेडिट की अमाउंट कैलकुलेट करके मुझे बताना। चलो कोई बात नहीं मुबीन, मैंने रेट लगाया है, आप इसको ज़रा जल्दी से अप्लाई करके मुझे बताओ। एक दफ़ा वैल्यू देख लेना, क्योंकि मैं अब कैलकुलेट नहीं कर रहा। आपने 89475 को डिवाइड किया है 1196,500, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किया है 50,000 के साथ, तो आंसर यही आया है। मोबिन आई थिंक कोई गलती ना कर रहे हो आप। पहले इन दोनों को डिवाइड कर लो, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करना। एक साथ ना सारा कुछ करना, पहले इन दोनों को डिवाइड, इसको इसके साथ डिवाइड कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करना। हाँ इतना आना है, 3739, ठीक है। तो 3739 आई थिंक इतना ही आएगा, कुछ 3,000 के करीब ही आएगा। चलो, अब हमने दूसरी वर्किंग करनी थी। अब वो दूसरी वर्किंग के लिए मेरे पास जगह नहीं बची, यहाँ पे कोई बना लेते हैं डिब्बा सा, वहाँ पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वर्किंग थ्री, ठीक है। वर्किंग थ्री में क्या है, उसने कंट्रीब्यूशन की है 70,000 की, और इन एन अप्रूव्ड पेंशन फंड। अच्छा, अब इसको जरा हम अगर याद करें कि अप्रूव पेंशन फंड में अगर आपने करना है तो ए ओवर बी तो वही रहेगा। सी क्या है, सी इज लोअर ऑफ प्रीमियम पेड बाय द पर्सन इन अरियर और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस। तो वर्किंग थ्री में हमने क्या करना है, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। ए इज इक्वल टू वही वैल्यू होगी 89475 डिवाइडेड बाय 1196,500 मल्टीप्लाई बाय, अब ये मल्टीप्लाई बाय अमाउंट वाली कौन सी होगी, वो लोअर ऑफ होगी। एक तो जिसने जितना इसने प्रीमियम दिया है वो 70,000 का दिया है, इसका देख लें। बाकी हमने क्या करना है, बाकी हमारे पास दूसरा कंपैरिजन के लिए जो वैल्यू है वो है 20% ऑफ 1196,500 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो इन दोनों का कंपैरिजन कर लेना है हमने। तो जो लोअर वैल्यू आएगी वो आई थिंक 70,000 ही आएगी। तो यहाँ पे सी की जगह 70,000 ले लो। तो आंसर बताओ मुझे। मुबीन फिर गलत किया आपने, ये भी 3,000 के करीब मेरे ख्याल में आना चाहिए, कोई थ्री से थोड़ा ऊपर होगा, 4,000 के करीब। एक दफ़ा पहले इनको करो डिवाइड, और फिर मल्टीप्लाई बाय 70,000 करो दोबारा। मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा सिर्फ कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन में मसला होगा। वैल्यू मेरा अंदाज़ा है, मैंने खुद कैलकुलेट ही किया, मेरा अंदाज़ा है कि ये थोड़ा सा फ़र्क होगा दोनों के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमने सारी फिगर सेम रखी थी और मल्टीप्लाई 50,000 से किया था। यहाँ पे हमने 70,000 से कर लिया, तो शायद पता नहीं, हो सकता है सही कह रहे हो आप, लेकिन एक दफ़ा दोबारा देख लो। पहले इसको इस पे डिवाइड कर लो, ठीक है। टैक्स लेवलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, तो आंसर आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 70,000 कर लेना। एक दफ़ा दोबारा रीचेक कर लो, अगर यही आता है तो फिर चलते हैं आगे। 2 मिनट में क्लास एंड हो जानी है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखने लगा हूँ, जो भी वैल्यू आती है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। 5 से के यही आ रही है, 5234, ठीक है, 34 ये वैल्यू आ गई। इन दोनों को इसमें से लेस कर देंगे तो टैक्स पेएबल आ जाएगा आपका, और टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट आ जाएगा, ठीक है। और ये कितनी वैल्यू आएगी, इनका जो भी आंसर आता है वो ये ले लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। एक तो ये दोबारा आप लोगों ने खुद करना है।
ठीक है, ये होमवर्क है। और उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, जल्दी से इसकी पिक्चर ले लो, क्लास एंड होने वाली है। क्या बच्चों, इसका इसकी पिक्चर ले लो। और इंशाल्लाह कल टेस्ट होगा। बाकी इंशाल्लाह मंडे को हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।